हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स में जो है हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे थे। अल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर लिया था हमने, कीटोन के लिए भी हो ही गया था। अब कीटोन का ही ऑक्सीडेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, जिसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन very very important, not only for this chapter and also for alcohol। अल्कोहल में भी इस रिएक्शन को हमने पढ़ा था, लेकिन डिटेल में वहाँ नहीं, डिटेल अभी होगा। इसका है क्या यह हैलोफॉर्म रिएक्शन? इसमें से हैलोफॉर्म वर्ड जो है थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा कि हैलोफॉर्म हम लोग कहते हैं ट्राई हेलोमीथेन कंपाउंड को। CH3 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हैलोफॉर्म कहते हैं। जहाँ फ्लोरीन तो X के जगह नहीं होता है, बेसिकली यहाँ X के जगह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्लोरीन रहने पे इसे क्लोरोफॉर्म कहते थे, ब्रोमीन रहने पे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है रिएक्शन में? यह रिएक्शन है मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स कहने का मतलब कि इस तरह का सिस्टम हो RCOCH3। अब R के जगह H लेंगे तो अल्डिहाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, तो अल्डिहाइड में केवल एप्लीकेबल हो जाएगा एसिटल्डिहाइड के लिए, क्योंकि एसिटल्डिहाइड में ही कार्बोनिल के बगल में CH3 है। तो कार्बोनिल के बगल में CH3 हो, इस तरह का सिस्टम, या फिर अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? तो इस तरह का अल्कोहल CH3CH, यहाँ से कोई ग्रुप रहेगा ROH, इस तरह का। वो R के जगह कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, कोई अल्काइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ। तो मिथाइल कीटोन्स या फिर अल्कोहल जिनमें ऐसा ग्रुप हो, इसका रिएक्शन होता है हैलोजन से। X के जगह बता दिए क्लोरीन, ब्रोमीन चाहे आयोडीन होगा। किसके प्रेजेंस में होता है? तो अल्कली के प्रेजेंस में। एक्वस NaOH या KOH वगैरह टाइप का कुछ हो सकता है। तो बनता क्या है? ट्राई हेलोमीथेन बनता है, जिसे हम हैलोफॉर्म कहते हैं, प्लस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। इसके अलावा फिर साइड प्रोडक्ट यहाँ से निकलेंगे, समथिंग समथिंग ऐसे। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन की। द रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन्स और एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल of this type with halogen in the presence of alkali to form corresponding trihalomethane along with carboxylate salt, which contains one carbon atom less than the parent compound। तो पेरेंट कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो भी आप मिथाइल कीटोन और अल्कोहल लोगे, इसमें जितने भी कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन कम रहेगा यहाँ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में। कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में जो है वो एक कार्बन कम रहेगा, क्योंकि एक कार्बन तो हैलोफॉर्म में बदल चुका है ना। वह एक कार्बन जो है वो किस में बदल चुका है? हैलोफॉर्म में बदल चुका है। इसीलिए यहाँ एक कार्बन क्या रहेगा? कम। चूँकि रिएक्शन के दरमियान फॉर्मेशन हो रहा है हैलोफॉर्म का, दैट्स वाई रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसका नाम हैलोफॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि रिएक्शन के दरमियान हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्शन है क्या? समझ में आ गई बात। मिथाइल कीटोन या फिर एसिटल्डिहाइड यहाँ भी हो सकता है। अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड के अलावा कुछ भी करोगे तो CH3 यहाँ नहीं रहेगा, जबकि CH3 मस्ट होना ही चाहिए यहाँ। या फिर अल्कोहल इस टाइप का, क्योंकि इस टाइप का यदि अल्कोहल लोगे तो पहले ऑक्सीडाइज करके ऐसा ही कीटोन या कार्बोनिल में चेंज होता है ऐसे। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अल्कली होना जरूरी है, स्ट्रांगली हिट किया जाता है, हैलोफॉर्म बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनता है। बस इतना सा है इसमें। साथ में उधर हेलाइड वगैरह निकलेंगे अल्कली का। इस रिएक्शन को डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिखते हैं RCOCH3 कार्बोनिल कंपाउंड
कार्बोनिल कंपाउंड मतलब बताया कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, H रखोगे तो, या फिर कोई कीटोन तो होंगे। 3 मोल हैलोजन प्लस 4 मोल अल्कली स्ट्रॉन्गली हिट, तो CH(X3) हैलोफॉर्म बनेगा प्लस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट और COO माइनस Na प्लस 3 NaX प्लस 3H2O, ऐसा रिएक्शन। दिस इज कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। और ये भी एक प्रकार से कीटोन का ऑक्सीडेशन ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन हट करके ऑक्सीजन आ रहा है उसमें, इसीलिए हैलोजन का इसमें रिडक्शन हो रहा है। हैलोजन का इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक प्रकार से अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि हैलोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यहाँ आ जाएगा -1, तो हैलोजन का एक प्रकार से हो गया रिडक्शन और इस कार्बोनिल का हो गया ऑक्सीडेशन। सेम यदि अल्कोहल के लिए लिखना चाहो तो ऐसा बोले हैं अल्कोहल के लिए RCHOH CH3। अल्कोहल लेते हो तो यही चलेगा, हैलोजन 3X2 प्लस 4 NaOH। KOH भी लिया जा सकता है, वही बात है। यहाँ से भी ऐसा ही रिएक्शन होगा, CHX3 प्लस COO माइनस Na प्लस 3 NaX प्लस 3H2O। हालांकि 6 एक साथ 4H2। तो अल्डिहाइड हो, कार्बोनिल कंपाउंड में कोई भी हो, बस यह सिस्टम होना ज़रूरी है और अल्कोहल में इतना होना ज़रूरी है। यदि ऐसा है तो वह हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के दरमियान ट्राईहेलोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, केवल ये जो है वो डायरेक्ट केवल इक्वेशन है, इसका मैकेनिज्म में सब कुछ रखा हुआ है। मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन का। तो यहाँ से इतना तो आइडिया आ गया ना कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में यूज क्या क्या हो रहा है। तो कार्बोनिल कंपाउंड या अल्कोहल, हैलोजन, अल्कली। अब कैसे रिएक्शन होगा ज़रा ध्यान से समझेंगे इसको मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि यह रिएक्शन बगैर मैकेनिज्म के समझना पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन देख करके तो अजीब ही लगेगा, कैसे यहाँ से बॉन्ड क्लीव हुआ, कैसे हैलोफॉर्म बना, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कहाँ से आया। तो इसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिज्म अलग अलग स्टेप में मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि अल्कली और हैलोजन का आप रिएक्शन करवाओगे, जो सिंपल पी ब्लॉक में आप रिएक्शन पढ़े होगे, तो वहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ये जो अल्कली है 2 NaOH, इसका हैलोजन से रिएक्शन करवाओगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। NaX प्लस NaOX प्लस H2O। This one is sodium halide, but this one is sodium hypohalite, ऐसा। कैसे है एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, समझेंगे हम लोग। हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ है 0, यहाँ है -1 और यहाँ निकालोगे तो आ जाएगा +1, क्योंकि यह जो हाइपोहेलाइट होता है वैसा होता है, वो X-,
ऑक्सीजन का यहाँ -2 फिक्स है, इसका मान हो गया x, ये हो गया -1, तो x बराबर -1 + 2 तो आ जाएगा +1 ऐसा। अब हैलोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ रिडक्शन हुआ, हैलोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। अब एक ही का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रहा है तो ऐसे ही रिएक्शन को तो हम लोग सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। पीछे देखे थे कानिजारो रिएक्शन वगैरह में ऐसे। अब क्या बोल रहा है कि यदि रिएक्शन आप करवाते हो अल्कोहल का, तो अल्कोहल तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा हाइपोहेलाइट के द्वारा और अल्कली के द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड में। जैसे यहाँ से लिख लें, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड यूजिंग अल्कली एंड हाइपोहेलाइट। तो जैसे RCOH इस तरह का अल्कोहल था। ऑब्वियसली ये अल्कोहल या तो 1 डिग्री हो सकता है या तो 2 डिग्री, 3 डिग्री तो होएगा नहीं। अब यहाँ से क्या होगा कि अल्कली यदि लोगे OH-, तो हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल में जो है OH का हाइड्रोजन है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा एसिडिक नेचर का है तो बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा H2O, और ये बन जाएगा RCO पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया H और यहाँ CH3 ऐसा। अब यहाँ से जो हम लोग लेते हैं हाइपोहेलाइट OX- O पे माइनस है, यहाँ से क्या होगा जरा देखोगे, यहाँ तो H है हाइड्रोजन। देखो हम लोग तो जानते हैं कि ऑक्सीजन के तुलना में हैलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन के तुलना में हैलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज आने से हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करता है, घटता है। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन है तो हैलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका घटेगा, और घटेगा तो यहाँ से हैलोजन जो है हेलाइड के रूप में बाहर होगा, और ये हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तब तक कार्बन को बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा RC≡O, और यहाँ हो गया CH3। देखो मिथाइलिन का कंपाउंड बदल गया, मिथाइल में मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड जो भी रहेगा उसमें बदल गया, मिथाइल कीटोन मान लो, R की जगह यदि कोई अल्काइल एराइल है तो। और क्या बनेगा यहाँ से O और H, OH-, और यहाँ से बाहर हो जाएगा X-। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्ट लिए हो तो फिर यह स्टेप होगा ही नहीं, लेकिन यदि अल्कोहल का यूज करके आप करवा रहे हो रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो वह अल्कोहल सबसे पहले बदलेगा कार्बोनिल में। किसके मदद से, तो जो अल्कली और हाइपोहेलाइट बना है रिएक्शन के दरमियान उसके मदद से, मिथाइल कीटोन में या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा यहाँ लोगे उस हिसाब से। अब यहाँ से ये चीज़ बन ही गया, और यदि हम लोग डायरेक्ट वही चीज़ लेते हैं तब तो फिर ठीक है, इस स्टेप का जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब आगे कैसे होगा ज़रा देखोगे। अब अगला स्टेप में क्या होना है इसमें, ये सारे स्टेप 1 के आने थे, स्टेप 2 में कि कार्बोनिल कंपाउंड का होगा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का हैलोजिनेशन कैसे होगा देखते रहोगे। RC≡OCH3 अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं एसिडिक है, पहले देख चुके हैं इसको कई दफ़ा।
तो जो रिएक्शन मीडियम में हम लोग बेस लेकर के रखते हैं, सिंपल सा कहानी है कि एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसे एसिडिक हाइड्रोजन को, तो ये बनेगा RC≡O और यहाँ हो जाएगा CH2 पर माइनस। इसको चाहो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करो, इसको यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, तो RCO माइनस, मतलब एक तरह से इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया। अब होगा क्या कि जो आप हैलोजन इस्तेमाल करते हो X2, तो वैसे तो X2 मतलब Cl2 Br2 या I2 ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जैसे ही वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के संपर्क में आता है, डबल बॉन्ड के समीप आता है, उसमें पोलैरिटी डेवलप करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, Cl2 Br2 H2 N2 सब नॉन पोलर है। लेकिन यदि वही हैलोजन डबल बॉन्ड के समीप आता है, माने कोई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के समीप, तो इसमें पोलैरिटी डेवलप करता है और इस तरह से आ जाएगा एक पे प्लस एक पे माइनस। तो इसको यहाँ से करो बाहर और ये अभी पाई इलेक्ट्रॉन से जोड़ लेगा हैलोजन को, तब तक ये अपना नेगेटिव चार्ज से यहाँ काम कर देगा। तो हो गया RC≡O CH2 और अब यहाँ करके जुड़ गया X, यहाँ से हेलाइड बाहर। तो मोटा मोटी हुआ क्या कि एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हटा और उस अल्फ़ा हाइड्रोजन के हटने के बाद पहले इनोलेट या कार्बन आयन बना, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रीच होने के वजह से पोलराइज्ड X2 मॉलिक्यूल से हैलोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और अल्फ़ा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब सेम प्रोसेस, चूँकि अब यहाँ हैलोजन आ गया है तो अब इस हाइड्रोजन का तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गया, इंक्रीज्ड एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका और अब बढ़ गया है तेज़ी से एकदम, क्योंकि पहले तो केवल कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना, बगल में हैलोजन भी आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गया। तो अभी और आसानी से हटेगा बेस के द्वारा। ऐसे ही OH माइनस फिर हैलोजन लगाओगे, सेम प्रोसेस चलेगा, एक बार और फिर OH माइनस हैलोजन लगाओगे, 2 स्टेप। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे और आ जाएंगे हैलोजन CXXX। तो ये हो गया ट्राई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसा अब जो यह ट्राई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड आप बनाए अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड, अब फाइनली जो है इसमें होना है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। कैसे होगा? पहला स्टेप में तो हम लोग देखें कि अल्कली और हैलोजन रिएक्शन करके हेलाइड और हाइपोहेलाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज कर जा रहा था कार्बोनिल में। फिर इस स्टेप में हमने देखा कि वह जो कार्बोनिल कंपाउंड जो आप डायरेक्टली लिए हो या अल्कोहल से आया है उसका हेलोजिनेशन करना है। बस अल्कली से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करो, कार्बन आयन बनाओ, फिर हेलोजिनेशन करवाओ उसका। तो यहाँ तक बात बन गई है। अब आगे क्या होगा, या जो बना इसमें एसाइल सब्स्टिट्यूशन कह रहा है ऐसे CXXX। अब सोचो कि इस कार्बन से 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है। हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी हैलोजन हो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही है, तो ये सभी मिलकर के जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। तो बदले में कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन तो विड्रॉ कर ही रहा है। तो अब इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा। सो नाउ इट बिकम्स इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है बढ़ गया पहले से। इलेक्ट्रोफिलिक तो पहले भी था, लेकिन 3 हैलोजन जुड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है और तेज़ी से बढ़ गया। तो यहाँ जो अल्कली लेते हैं हम लोग, या एच या न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ और ई अटैक कर देगा यहाँ। तो RCO पे माइनस, यहाँ OH और ये हो गया CH3। सिंपल सा कहानी है। अब यहाँ से बताया कि यह जो CH3 है इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। कार्बन से 3 हैलोजन जुड़ने का मतलब समझ रहे हो। तो क्या होगा, ये फाइनली यहाँ से हटेगा।
तब तक यह जो है अपना लोन पेयर दे करके कार्बन को बैलेंस रखेगा। तो RC⋅O और यहाँ बचेगा OH और बाहर हो जाएगा क्या, ऐसा ट्राई हेलो मिथाइल कार्बन आयन। देखो यहाँ जो ट्राई हेलो मिथाइल कार्बन आयन बना है ना, दिस इज ऑल्सो स्टेबल कार्बन आयन। स्टेबल कार्बन आयन हम लोग जानते हैं कि कार्बन आयन में कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि जुड़े होते हैं तो वह स्टेबल होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम करता है, डिस्पर्स करता है, और इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ डिलोकलाइजेशन होगा इस हैलोजन के खाली ऑर्बिटल में। काहे कि फ्लोरीन तो यहाँ होना नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी रहेगा, सबके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है, तो उस इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो सकता है वहाँ, तो वह एक स्टेबल कार्बन आयन हो गया। अब यहाँ से बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड नाम में ही लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, यह हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। तो बगल में नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है कार्बन आयन और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोटॉन का, ई चला जाएगा यहाँ और ई आ जाएगा यहाँ, तो ये हो गया RCOO- प्लस CH(X3) बन गया हेलो फॉर्म, बन गया यहाँ से कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अब इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स समझोगे कि आखिर ही क्यों हुआ, इसका प्रोटॉन यहाँ से हट करके उसके पास क्यों गया। तो दो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। नंबर 1 कि पहला तो प्रोटॉन एसिडिक है तो H+ के रूप में रिलीज होना ही है, और दूसरा बात कि जब ये H+ इसके पास गया तो यहाँ से बना दिस वन कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, कार्बोक्सिलेट आयन, एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है तो फिर क्या ही टेंशन है इसको, ऐसा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरा बात कि यहाँ जो अभी नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे है, अभी आ रहा है ऑक्सीजन पे। हम लोग जान रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फेवरेबल होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बेहतर है कार्बन के तुलना में। तो ये 2-3 बातें हैं जो इस स्टेप को ड्राइव करेंगे आगे, मतलब कि इस स्टेप को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बन गया, हो गया फाइनली सब कुछ। तो मोटा मोटी क्या देखें हम लोग ये 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप में हैलोजन अल्कली से रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा था, हेलाइड और हाइपोहेलाइट बन रहा था। नंबर 2 में हमने क्या देखा, या उसी स्टेप में, कि यदि अल्कोहल लिए हो तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा एट द सेम टाइम और वो कार्बोनिल में बदल जाएगा। सेकेंड में जो कार्बोनिल है उसमें अल्फा कार्बन में जो CH3 है वही CH3 का हाइड्रोजन एक एक करके हटेगा। अल्कली से पहले उसका एक्सट्रैक्शन होगा, कार्बन आयन बनेगा और वह फिर हैलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा और हैलोजन वहाँ से खींचेगा। बेसिकली अल्फा कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन है एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे हैलोजन के द्वारा। अब यहाँ से ये बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि आखिर मिथाइल कीटोन ही क्यों जरूरी है, वैसा कोई भी कंपाउंड क्यों जरूरी था जिसमें अल्फा का CH3 हो, क्योंकि CH3 है 3 हाइड्रोजन, वो 3 हाइड्रोजन हटेगा तभी तो 3 हैलोजन आएगा, तभी तो हेलो फॉर्म बनेगा, क्योंकि हेलो फॉर्म का फॉर्मूला है CH(X3), 3 हैलोजन उसमें होने ही चाहिए, तो तब आएगा जब 3 हाइड्रोजन है। अल्फा का ही होना जरूरी है क्योंकि बीटा में CH3 रहेगा तो उसका हाइड्रोजन उतना एसिडिक है नहीं, तो आसानी से हटेगा नहीं वहाँ से। तो अल्फा कार्बन हो CH3 हो, नेसेसरी कंडीशन इसका यही हो गया जो मैकेनिज्म से हम लोग को पता चला। और जब ट्राई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है तो फाइनल स्टेप में उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ से पूरा CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर गया वो इससे, क्योंकि अब बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। CH3 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि हटने के बाद बताएं ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है, तो जो ग्रुप हटने के बाद स्टेबल हो रहा है वो हमेशा अपना चाहेगा, लेकिन फिर से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होकर के जो है फाइनली हेलो फॉर्म और कार्बोक्सिलेट सॉल्ट काउंटर आयन के रूप में जो भी अल्कली आप लोगे वो रहेगा। तो यही इसका मैकेनिज्म है। इसी में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि रिएक्शन में आप क्लोरीन लेते हो तो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस लिक्विड है, कलर के आधार पे आप नहीं बता पाओगे कि क्लोरोफॉर्म है, हाँ स्मेल के आधार पे बता पाओगे
क्योंकि पॉइजनस इसका होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो स्मेल के आधार पे आप बता पाओगे, लेकिन अब वैसे स्मेल क्लोरोफॉर्म का लेना भी तो उचित नहीं है ना, दिक्कत हो जाएगा, बेहोश हो जाता आदमी, जानते हैं हम लोग। तो यह जो रिएक्शन हमने लिखा RCOCH3 प्लस 3H2 प्लस 4NaOH या KOH, और प्रोडक्ट यहाँ हमें बनाया CHX3 प्लस RCO माइनस Na प्लस 3NaX प्लस 3H2, ऐसा। तो बताएं कि यहाँ आप Cl2 लोगे तो प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म, Br2 लोगे तो प्रोडक्ट ब्रोमोफॉर्म, और ये सभी जो है बेसिकली कलरलेस लिक्विड है। लेकिन यदि आप यहाँ आयोडीन लेते हो तो प्रोडक्ट इज आयोडोफॉर्म, प्रोडक्ट इज आयोडोफॉर्म, एंड दिस वन इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसा। तो बेसिकली जब हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ना, तो आयोडीन को लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि आयोडीन लेने से रिएक्शन जब होगा तो बताया आयोडोफॉर्म बनेगा, और आयोडोफॉर्म बनेगा तो आयोडोफॉर्म येलो सॉलिड है, और येलो सॉलिड यदि है तो फिर दिख जाएगा ना हमें कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इस समय पता ही नहीं चलेगा। शुरू में आप कलरलेस कीटोन लिए हो, उसमें सॉल्यूशन वगैरह मिला रहे हो, रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पता चलेगा, कलर ही कुछ नहीं इंडिकेट होगा। देख करके हम पता करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि देख करने पर वही रिएक्शन ऑब्जर्व होते हैं जिसमें कलर चेंजेस वगैरह होता है। समझ रहे हो बातों को? इसलिए हम लोग आयोडीन लेना प्रीफर करेंगे, और जब आप आयोडोफॉर्म लोगे तो इस रिएक्शन को हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस रिएक्शन का इम्पॉर्टेंस समझो, इस रिएक्शन का अब आप इम्पॉर्टेंस समझो। इम्पॉर्टेंस इसका है कि जैसे एग्जाम में आएगा कि बताओ इथेनल और प्रोपेनल में कैसे अंतर करोगे, पहला क्वेश्चन। डिफरेंस इसमें अंतर ही पूछेगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 1 2 3 4 5 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में कैसे अंतर करोगे। पूछेगा कि बताओ बेंजोफिनॉन और एसीटोफिनॉन में कैसे अंतर करोगे। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे हम लोग कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनल एंड प्रोपेनल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन, एंड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बेंजोफिनॉन एंड एसीटोफिनॉन, या फिर राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बेंजोफिनॉन एंड एसीटोफिनॉन। इस तरह करके क्वेश्चन जो है इसमें आएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा कहानी है कि इन सारे पेयर को हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे इस हेलोफॉर्म के रिएक्शन की मदद से, और इसमें भी आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और इसे हम कहेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सब में एक ही आंसर होगा कि इथेनॉल एंड प्रोपेनल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेंजोफिनॉन एंड एसीटोफिनॉन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। कैसे? तो क्या करेंगे कि दोनों में हम लोग मिलाएंगे आयोडीन अलॉन्ग विथ अल्कली, I2NaOH, और इसे हीट करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ आयोडीन NaOH मिला के हीट करेंगे। सिंपल सा कहानी है। तो जब ऐसे आयोडीन और अल्कली मिला करके हीट करोगे, मतलब कि हेलोफॉर्म रिएक्शन, और हेलोफॉर्म के लिए हमने कंडीशन पढ़ा कि अल्फा कार्बन CH3 होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, मतलब E जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा, E नहीं करेगा। और जब ये करेगा तो ऐसे सोचो ना कि 2 अलग अलग कंटेनर में तुम्हें एक में इथेनॉल दिया हुआ है, एक में प्रोपेनल, बताओ कौन क्या है। देख के तो नहीं बता पाओगे, दोनों एक ही जैसा लिक्विड वगैरह रहेगा उसमें। तो दोनों में आयोडीन मिलाओ, अल्कली मिलाओ, हीट करो। हीट करने के बाद जिसमें प्रिसिपिटेट बनेगा वो समझ जाएंगे इथेनॉल है, क्योंकि इथेनॉल ही जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, प्रोपेनॉल नहीं करेगा। जिसमें नहीं प्रिसिपिटेट आया वो प्रोपेनॉल हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखो 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन, ई है अल्फा, टर्मिनल ग्रुप है मतलब CH3 है। अब इसमें ई है अल्फा और ये अल्फा, तो दोनों जगह तो CH2 है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं करेगा और ये करेगा। वैसे इसमें कहीं अगल बगल CH3 नहीं है अल्फा पे तो नहीं करेगा, इसमें CH3 तो करेगा।
तो दोनों में हम लोग आयोडीन मिला करके उसे हीट करेंगे तो जो रिएक्शन करेगा वो भाई येलो प्रिसिपिटेट देगा, और येलो प्रिसिपिटेट देगा तो उस आधार पे हम लोग बड़ा आसानी से कह देंगे, बड़ा आसानी से उसमें कह देंगे कि वह मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल था, तो यहाँ से इथेनॉल था, यहाँ से 2-पेंटानोन था और यहाँ से एसिटोफिनॉन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में होना ही है इससे। तो यह वैल्यू है इस हैलोफॉर्म रिएक्शन का, और बताया कि इसमें पर्टिकुलरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयोडोफॉर्म का, क्योंकि आयोडोफॉर्म इस्तेमाल करने पे हम आयोडीन इस्तेमाल करने पे जो आयोडोफॉर्म बनता है हम लोग को पता चल जाता है, येलो सॉलिड बनता है ना, इसलिए प्रेसिपिटेट टाइप का बनता है। ठीक है, तो यह था पूरा हैलोफॉर्म रिएक्शन, एक लेक्चर लग गया, पूरा मैकेनिज्म हम लोग देखे डिटेल में। मैकेनिज्म से हम लोग को समझ में आया कि आखिर रिएक्शन लिमिटेड क्यों है इस CH3CO ग्रुप के लिए, इसमें अल्कली का क्या काम है, और फिर अल्फा CH3 ही क्यों ज़रूरी है, बीटा वाला क्यों नहीं काम करेगा। ये सब कुछ मैकेनिज्म से हम लोग देख लिए, एप्लीकेशन भी समझ गए, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो भी देख लिए, और फिर एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ भी इसका यूज फिर से होना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से जो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। धन्यवाद।